Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the chapter quality. This is the next chapter from the book Honeycomb. Okay, so what is the chapter about? By the background you can see it's about an old man. Quality, what does quality mean to us, right? This is about the sort of concept of quality versus quantity. Okay, so let's look at the chapter summary and we'll know what the story is about. Okay, so Mr. Gessler was a perfect artist. He used to make the boots of the narrator's father also. So our main character is Mr. Gessler. Okay, तो Mr. Gessler जो है, he is a very good artist. Artist क्या होता है? जिसका कुछ एक आर्ट में वो बहुत ही अच्छे से कर पाता हो, that is an artist, right? तो किस तरीके का आर्टिस्ट था? He used to make boots, right? वो boots बनाता था, वो shoes बनाता था. और वो हमारा जो राइटर है, जो नरेटर है, उसके फादर के लिए भी बूट्स वही बनाता था. ठीक है. Gessler lived with his elder brother. The shop had no signboard. Okay, so Mr. Gessler lived with his elder brother और उनकी शॉप पे जो है वो कोई साइन बोर्ड या कुछ भी ऐसे बाहर होर्डिंग या ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ था. It was a very simple shop. This was all about quality, right? Mr. Gessler was very good at doing what he did. इसलिए उन्हें इस तरीके की मार्केटिंग की या इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी. ठीक है. He made boots only on advance order and they never failed to fit. His boots lasted long, so the narrator did not need to go to his shop very often. तो क्या होता था कि जो भी वो बूट्स बनाता था वो तभी बनाता था जब उसे कोई ऑर्डर करेगा, राइट? वो दे वर मेड टू ऑर्डर, ताकि उसके मेजरमेंट्स के हिसाब से, उसके नीड्स के हिसाब से जो भी ज़रूरत होती थी उन्हीं के अकॉर्डिंग ही यूज्ड टू मेक बूट्स for his customers, right? So what happens in this is, वो क्योंकि एक mass manufacturing वाला नहीं होता है, वो एक साथ बहुत सारे, उसकी कोई फैक्ट्री या ऐसी कुछ नहीं थी. He used to make all of these boots with his hands only, right? तो ऐसे इस तरीके से हम देखा जाए, because he was a very good artist, his boots always fit the customer. तो बहुत अच्छे से फिट होते थे. although उसमें टाइम लगता था थोड़ा सा, राइट? क्योंकि वो खुद बना रहा है, वो खुद मेहनत कर रहा है. दीज आर नॉट फैक्ट्री मेड शूज, राइट? तो इसमें टाइम लगता था, पर उसके कस्टमर्स हमेशा खुश रहते थे. दे नेवर कंप्लेन्ड बिकॉज द शूज यूज टू फिट रियली नाइसली. ओके, तो उसको हमेशा एडवांस ऑर्डर पे ही वो बूट्स बनाता था एंड देन नेवर फेल टू फिट. ठीक है. और इसीलिए जब वो बनाता था तो वो अच्छी क्वालिटी के और अच्छी फिट से ही बनाता था, और पूरी उसकी रिक्वायरमेंट्स जो रहती थी कि तुम्हें स्टर्डी से बूट्स चाहिए या फैंसी चाहिए या इस किसी भी तरीके के, वो उसी के अकॉर्डिंग बनाता था. तो इसीलिए जो कस्टमर होता है उसको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज द बूट्स आर गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. तो इसी वजह से उसके पास बार बार जाने की, शॉपिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती थी. तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि मे बी हिज बिजनेस डिड नॉट डू सो वेल, क्योंकि ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हो रही है, राइट? द कस्टमर गोइंग टू जेस्लर sat on a wooden chair and waited. It was like going to some church. The narrator wanted a pair of Russian leather boots. ठीक है. तो कस्टमर जो भी जेस्लर के वहाँ पे जाता था, उनको एक वुडन चेयर पे बैठना होता था, वेट करना होता था कि वो धीरे से उनका मेजरमेंट लेगा, अच्छे से सब कुछ करेगा. ठीक है. और वो इट वॉज लाइक गोइंग टू चर्च, राइट? मतलब उस एक्सपीरियंस को इतने उससे प्योर वाले एक्सपीरियंस से कंपेयर किया गया है यहाँ पे. ठीक है. द नरेटर वांटेड अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. और उसको किस तरीके के बूट्स चाहिए थे? एक रशियन लेदर से बने हुए बूट्स चाहिए थे. जेस्लर शोड हिज पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर. ही प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द बूट्स आफ्टर अ फोर्टनाइट. ठीक है. अब उसने दिखाया कि उसके पास किस तरीके का लेदर है. उसके पास एक गोल्ड ब्राउन कलर में रशियन लेदर था. उसने दिखाया उसको और उसने कहा कि वो एक फोर्टनाइट, बेसिकली 15 डेज के अंदर, 2 वीक्स के अंदर अंदर वो दे देगा उसको बूट्स बना के. ठीक है. ही it seemed used to dream of boots. Once the narrator complained that his last pair of boots creaked. Gessler was shocked to hear it. He agreed to repair or replace them. So what happens is कि एक बार जब वो, मतलब हमें उसकी बातों से या उसके एक तरीके के उसके एथिक्स से, उसके वर्क एथिक्स से पता चलता है कि he even dreams about boots. इसीलिए हम उसके उस किए हुए काम को आर्टिस्ट्री बोल रहे हैं और इसीलिए हम उसे आर्टिस्ट कह रहे हैं. क्यों? बिकॉज ही इज़ सो डेडिकेटेड टू हिज क्राफ्ट कि उसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो बस काम करने के लिए कर रहा है या वो पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है. ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टू इट. ठीक है. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि उसके लिए ये काम कितना क्लोज टू हिज हार्ट है. वो ऐसे ही नहीं कर रहा है कि बस काम करने के लिए बस काम खत्म किया और हो गया. ही मेक्स देम विद हिज हार्ट. और एक बार जब नरेटर ने उसको कंप्लेन की कि उसने जो बूट्स लिए थे उससे, ठीक है, जो बनवाए थे, उसमें कुछ क्रीक मतलब कि थोड़ी सी
दरार आ गई थी या किसी तरीके से वो ब्रेक हो गया था, तो जेस्लर ने क्या किया, उसने रिप्लेस और रिपेयर करने का भी ऑफर दिया उसको, क्योंकि उसके लिए वो काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि वो काम बिल्कुल अच्छे से करता है एंड इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड ही विल डू एवरीथिंग to satisfy the customer. Okay. On another occasion, the narrator entered Jessler's shop. He was wearing a pair of shoes bought at a large firm. Jessler told that those were not his boots. He put a finger on the place where the left boot was not comfortable. He spoke bitterly that big firms made poor quality boots. He also spoke about the hard times of his trade. His own business was going down. अब क्या होता है? See, this is the thing about business, right? Because Jessler is only making, you know, all of these boots and all the things to order, right? उसे कोई एक ऑर्डर करता है और फिर वो इन चीज़ों को बनाता है और उसे उसी का ही पैसा मिलता है, right? He is not, you know, taking some help of a factory. It's not that sort of a huge business. तो क्या होता है कि उसके पास बिजनेस कम ही हो पाता है. This sort of, इसे हम कहते हैं ट्रेड. उसका जो एक तरीके से उसका जो छोटा सा बिजनेस है वो कम चल रहा है. क्यों? क्योंकि ये जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो कि यू नो एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में वो जो भी प्रोडक्ट होता है उनका उसको मैन्युफैक्चर करवाती है, राइट? इसी तरीके से आजकल हम सब कुछ जो भी कंज्यूम करते हैं, जो भी हम खरीदते हैं, एवरीथिंग इज फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड, राइट? तो इसी तरीके से शूज़, बूट्स, कुछ भी कहो, वो भी इसी तरीके से बनते हैं. तो ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस जो कि एक साथ मैस प्रोडक्शन में अपनी चीज़ों को ले आते हैं, उनसे ये छोटे बिजनेसेस को बहुत नुकसान होता है. बट देखा जाए, अगर हम क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और क्वालिटी पे नहीं दे रहे हैं, तो द क्वालिटी इज गोइंग टू गो डाउन, राइट? तो एक बार नरेटर ऐसे ही उसकी शॉप में गया था और उसने जो बूट्स पहने थे, जो उसने शूज़ पहने हुए थे, उनको देखते ही जेस्लर ने पहचान लिया कि ये मेरे बनाए हुए बूट्स तो नहीं है, ये कहीं और से लिए हुए हैं. और उसने फिर उन बूट्स में ऐसी जगह पर उसने पॉइंट आउट किया जहाँ पे कि वो कंफर्टेबल नहीं थे. तो वो बस बाहर से देख के भी बता सकता है कि किस जगह पे वो बूट्स या शूज़ कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज ही हैड दैट सॉर्ट ऑफ talent at it, right? He understands how a shoe is supposed to fit. तो इसी वजह से क्या होता है कि जेस्लर को एक बहुत अच्छी समझ है इस काम की, राइट? इस ट्रेड की. तो वो इस चीज़ से अपना एक डिससेटिस्फैक्शन या फिर एक थोड़ा सा उसका जो एक इरिटेशन जो उसे फील होता है इस तरीके का लो क्वालिटी काम देख के, राइट? इस तरीके के शूज़ बने हुए हैं जो कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं कस्टमर को पूरे तरीके से सेटिस्फाई तो नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि वो इतनी वेराइटी में और इतनी ईजिली मिल जाते हैं, राइट? क्योंकि वो शॉप में अवेलेबल है, जो कस्टमर है उसको ऑर्डर नहीं देना पड़ रहा है, उसको वेट नहीं करना पड़ रहा है, वो बस जाता है, खरीदता है और उसको मिल जाते हैं शूज़, राइट? तो इन चीज़ों की वजह से, बट उसका फिट एकदम परफेक्ट नहीं है. तो जेस्लर को जो है, ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ दिस. ही इज़ ऑल्सो सैड, ही इज़ ऑल्सो ट्रबल्ड बाय इट, बिकॉज हिज ओन बिजनेस इज गोइंग डाउन, राइट? उसका बिजनेस भी ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश नहीं कर सकता, क्योंकि अब मार्केट में इस तरीके के बड़े बड़े फर्म्स आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेराइटी में ऐसे बूट्स बनाते हैं, राइट? तो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू focus on quality rather than quantity. The narrator was so deeply moved that he ordered for many pairs. For 2 years he couldn't go to Jessler's shop. When he came to Jessler's shop next time, he came to know that Jessler's elder brother had died. He again ordered for many pairs of boots. He was also upset to see Mr. Jessler, who seemed to have grown older by 15 years. And he again ordered for many pairs of boots. Soon he went abroad. Okay? तो अब नरेटर जो है वो इस बात को सुन के उसको ऑफ कोर्स बुरा लगता है, बिकॉज ही इज़ अ फेथफुल कस्टमर ऑफ दिस मिस्टर जेस्लर, राइट? उसके पापा भी उसी से बनवाते थे, तो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी रेगुलर कस्टमर. तो उसे बुरा लगता है कि हिज बिजनेस इज गोइंग डाउन. सो टू हेल्प हिम, व्हाट डज ही डू? ही पेयर्स मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स. ठीक है, वो उसको बहुत सारे वो ऑर्डर दे देता है, ताकि देखा जाए तो उसको भी आगे ज़रूरत पड़ेगी, वो तब के लिए काम आ जाएंगे और मिस्टर जेस्लर की भी हेल्प हो सकेगी, राइट? देन व्हाट हैपन्स इज, For 2 years he couldn't go to Jessler's shop. ठीक है, उसे 2 साल तक कुछ भी और दोबारा शूज़ वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी. He did not need to buy anything else. तो 2 साल बाद फिर जब वो जाता है मिस्टर जेस्लर के यहाँ, he is sad to come know that मिस्टर जेस्लर के जो बड़े भाई है, एल्डर ब्रदर है, he has passed away. ठीक है, और मिस्टर जेस्लर is also looking quite old, right? As if he has aged by 15 years. ऑल्दो कितना टाइम हुआ है, सिर्फ 2 years गए हैं, बट ही लुक्स लाइक ही इज़ 15 years ओल्डर. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखा जाए तो देर आर 2 things. मिस्टर जेस्लर हैज़ लॉस्ट हिज एल्डर ब्रदर. ऑल्सो हिज बिजनेस इज नॉट डूइंग दैट वेल. ही इज़ नॉट फाइनेंशियली एट अ वेरी गुड स्टैंडिंग एज ऑफ येट, बिकॉज उसका बिजनेस जो है वो बहुत ही कम
फ्लरिश कर रहा है, बेसिकली फ्लरिश नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसकी ये चीज़ देख के, ये परेशानी देख के जो नरेटर होता है वो फिर से बूट्स के लिए ऑर्डर कर देता है, उसको काफ़ी सारे बूट्स के लिए ऑर्डर कर देता है, ठीक है। और फिर वो जब करता है उसके बाद वो थोड़े दिन बाद अब्रॉड चल जाता है फिर नरेटर, ठीक है। When he returned to his country after a year, and then after a year he comes back, he went to Jessler's shop to thank him for the new boots which he had parceled to him, ठीक है। तो जब वो बाहर चला गया था, वो अब्रॉड चला गया, तो मिस्टर जेसलर ने सारे बूट्स बना के उसको पार्सल तक कर दिए, ठीक है, उसको उसके दूसरी कंट्री में पहुंचा दिए। But he found that the name of the shop was gone. It had been taken over by some Englishman. The poor fellow died of slow starvation. His business failed for he took a long time to supply the order. He never made any advertisement. He used the best leather. He never gave himself time to eat. He was a character who made a really good boots. ठीक है? So this is quite a sad end to the story. We can see क्या होता है जब वापस आता है वो, he wants to thank Mr. Jessler. Narrator wants to, come and meet him after a long time, and then he wants to thank them to parcel the boots to him in the foreign country. But what happens is वो वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे Mr. Jessler was not present. कौन होता है वो शॉप, किसने ले ली है? एक इंग्लिश मैन ने ले ली है, ठीक है। और बेसिकली मिस्टर जेसलर का बिजनेस अब एग्जिस्ट नहीं करता है। What happened? Mr. Jessler died of slow starvation. स्टारवेशन क्या होता है? भूख, राइट। ही वॉज नॉट एबल टू अर्न इनफ टू सस्टेन हिज लाइफ स्टाइल, राइट। उसको भूख, मतलब उसके पास इनफ पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया, वो धीरे धीरे कमजोरी से इसी तरीके से ही पास्ड अवे। सो दिस इज अ वेरी सैड थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द करंट मार्केट एंड हाउ इट हैपन्स। क्यों उसको इतना नुकसान झेलना पड़ा कि उसको स्लो स्टारवेशन की वजह से ही डाइड। What happened? His business failed for he took a long time to supply the order, right? अब वो जैसे he was getting older, of course, so with getting older comes weakness, correct? So whenever some customer ordered boots, he used to take a bit longer to supply the order, ठीक है। और फिर वो कोई एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी ऐसा नहीं करता था, तो जो फेथफुल कस्टमर होते हैं वही जाते थे उसके पास। नए कस्टमर्स आना बहुत मुश्किल चीज़ थी, क्योंकि नए कस्टमर आर गोइंग टू गो टू दोज कंपनीज दैट आर एडवर्टाइज्ड, क्योंकि उन्हें उन्हीं के बारे में पता चलेगा, राइट। ही यूज द बेस्ट लेदर, ही नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट। और वो हमेशा बहुत अच्छी लेदर यूज़ करता था, बिल्कुल प्रीमियम। और वो कभी भी खुद को, मतलब वो इतना डेडिकेटेड था अपने क्राफ्ट में, अपने काम में, कि वो खाने के लिए भी टाइम नहीं निकालता था। लाइक वी रेड बिफोर, ही इवन यूज टू ड्रीम अबाउट बूट्स, राइट। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि हाउ डेडिकेटेड ही वॉज, बट स्टिल इट वॉज नॉट इनफ टू सर्वाइव। वो बहुत ही मुश्किल से उस काम को सस्टेन कर पा रहा था, और इन द एंड उसका बिजनेस बिल्कुल गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास कस्टमर्स नहीं थे, उसके पास वो ऑल दीज मॉडर्न थिंग्स टू एडवर्टाइज योर बिजनेस, टू मेक इट प्रोड्यूस मोर। He was not able to do all of that. तो इसी वजह से he was not able to sustain his business. Even though he was so talented and he was a perfect artist, he was not able to, get any kind of proper satisfaction from it, right? He was not able to flourish as well as he should have. ठीक है? He was a character who made really good boots. Although he was a character who made really good boots, he did not get enough फॉर इट, राइट। हम देखते हैं कि अगर किसी के पास टैलेंट होता है तो उसे उसके बदले में उसे इनफ एक रिकॉग्निशन और उसके लिए अच्छा वो मिलना चाहिए, राइट। बट उसे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लोगों का यूजुअली फोकस किस चीज़ पे होता है? क्वांटिटी पे, वेराइटी पे, रादर देन क्वालिटी, राइट। दैट इज व्हाई द चैप्टर इज कॉल्ड क्वालिटी। ओके, so let's look at the word meanings. There are some words that you might find hard to understand. Let's look at them. Essence. एसेंस क्या होता है? द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का एसेंस जैसे हम समझते हैं, दैट इज द जिस्ट ऑफ इट, राइट। डिस्टिंक्शन, दैट इज डिस्टिंक्शन इज जो चीज़ किसी चीज़ को दूसरे से अलग करती है, डिफरेंस क्या है किसी में, उसे हम कहते हैं डिस्टिंक्शन। गटरल मीन्स थ्रोटी, राइट, ऐसी गले से आने वाली आवाज़, वैसी आवाज़। एम्बियंस, एम्बियंस इज द एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का एक जो एटमोसफियर है। स्प्लेंडेडली, इन अ वेरी इम्प्रेसिव मैनर, ठीक है। स्प्लेंडेडली होता है, स्प्लेंडेड हमने देखा है, स्प्लेंडेडली का मतलब होता है कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से कुछ किया गया है, दैट इज
स्प्लेंडेडली। इंसेंस, इंसेंस हमने देखी है जो हम धूप जलाते हैं या अगरबत्ती जो होती है, दैट इज यू नो उसे हम कहते हैं इंसेंस। द स्मेल ऑफ लेदर इज कंपेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन द चर्च। ठीक है, तो हमने देखा है कि जैसे चर्च में जाने वाले तरीके से कंपेयर किया था, वहाँ पे जो लेदर की स्मेल होती है वो कैसी लगती है, उसको कंपेयर किससे किया है, जैसे चर्च में इंसेंस की जो स्मेल होती है, राइट। मंदिर में जैसे हमें जाते ही अगरबत्ती की इन सब की आएगी, वैसे ही मिस्टर जेस्लर के यहाँ जाते ही लेदर की स्मेल आती थी। वेंस मीन्स फ्रॉम वेयर। पेनेट्रेट और पियर्स, टू पास इनटू और थ्रू। पेनेट्रेट करना मतलब कुछ किसी चीज के अंदर तक चले जाना, ठीक है, दैट इज पेनेट्रेट। कंटेम्प्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और हेट्रेड, ठीक है। कंटेम्प्ट मतलब कि किसी हेट्रेड वाली नजर से या फिर विद लैक ऑफ रिस्पेक्ट। वान, पेल एंड वीक, ही लुक्ड वैन, ठीक है। एंग्जाइटी, अ फीलिंग ऑफ वरी, ठीक है। To the very last, that is until the very end. Worn out means old. Okay, let's look at the important question answers. The question one is, what was the author's opinion about Mr. Jessler as a bootmaker? ठीक है, क्या opinion था उसका? The author was highly impressed with the work of Mr. Jessler as a bootmaker. The boots made by Mr. Jessler used to have an exceptional fit. They were made only on order and had the best materials. They lasted very long. ठीक है, तो क्यों, किस तरीके का ओपिनियन था? He was best at the art of making boots. ठीक है, he used to make the best material. He used to make his boots out of the best material, right? He used to always have the premium quality leather, and he used to make him to perfect fit, right? वो measurement लेके फिर बनाता था. It was not factory manufactured. It was not like 32 और 34 और 36 साइज का. जो भी particular customer का साइज है वो उसके अकॉर्डिंग बूट्स बनाता था. एंड एक्सेप्शनल मतलब कि बहुत ही अच्छा, जो कि कहीं और उसको नहीं मिलता था नरेटर को, वैसा फिट होता था उसके बूट्स का. तो he had a lot of respect for Mr. Jessler as a boot maker, right? Question 2 is, why did the author visit the shop so infrequently? Author इतना कम क्यों जाता था, इतना frequently क्यों नहीं जाता था, regular क्यों नहीं रहता था? The author visited the shop so infrequently because the boots made by Mr. Jessler used to stay quite long, right? जैसे उसने कोई चीज़ ली है तो हम जिसको कहते हैं टिकाऊ, right? It lasted very long. उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी दोबारा बूट्स लेने जाने की, तो क्यों जाएगा वहाँ पे, right? इसीलिए वो बार बार नहीं जाता था, उसको frequently जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. Next question, what was the effect on Mr. Jessler of the author's remark about a certain pair of boots? ठीक है, Mr. Jessler पे किस तरीके का इफेक्ट हुआ जब ऑथर ने एक रिमार्क किया बूट्स पे? On hearing the author's remark about a certain pair of boots, Mr. Jessler looked at the author for a while as if expecting him to take back his words. Then he said that maybe the author had got them wet. He told the author to bring the boots back to him so that he would either repair or adjust the price of the boots in the bills. ठीक है, तो ऑथर ने जब कहा कि उसके एक बूट्स जो बनाए थे मिस्टर जेस्लर में उसने क्रीक हो गया था, ठीक है, तो उसको बहुत देर तक तो ही वॉज इन डिसबिलीफ, उसको यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे बनाए हुए बूट्स में ऐसे कुछ गड़बड़ हो सकती है. उसने बहुत देर तक उसकी तरफ देखा जैसे कि ऑथर वापस ले लेगा अपनी ये बात कही हुई, राइट. बट देन ही सेड मे बी यू गॉट देम वेट, इसीलिए ऐसा कुछ हो गया, और जो भी है तुम मुझे वो बूट्स ला के दो वापस, सो दैट आई कैन रिपेयर देम, अदरवाइज आई विल एडजस्ट द बिल, मतलब कि मैं उसके पैसे कम ले लूँगा, ठीक है. सो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एज वेल. Then next question is, what was Mr. Jessler's complaint against big firms? ठीक है, big firms मतलब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि एक साथ मैस मैन्युफैक्चरिंग करती है बूट्स की या शूज़ की या किसी भी आइटम की, राइट, जो कि एक साथ इनऑथेंटिक तरीके से अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है. Mr. Jessler complained that the big firms were making money by attracting customers through advertisements. They were not earning because of the quality of their work, but because of the marketing. And because of them, small shops had to suffer the loss of customers. So what happens is, if you can, if you have seen around you, there are advertisements everywhere, right? Everything is advertised to us. So whenever we buy something, how do we know of that product? We saw an advertisement for it, right? So that's the thing. Companies usually focus more on advertising these days, on marketing, rather than the quality of the product they are selling, right? हम जो बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उसकी क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा जितना कि उसको कितने अच्छे से मार्केट किया जा सकता है, कितने अच्छे से उसको एडवर्टाइज किया जा सकता है. So this was the complaint done by Mr. Jessler against these big firms. क्यों? क्योंकि उसने देखा,
ऑथर ने ऐसे शूज़ पहने हुए थे और उसने देखा कि इसमें कुछ गड़बड़ है और उसने पॉइंट आउट कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक फॉल्ट है उस प्रोडक्ट में, राइट? इट्स अ फॉल्ट जो कि वो खुद नहीं करता, बट फिर भी द प्रोडक्ट जो कि कहीं ना कहीं फॉल्टी है इज गोइंग टू सेल मोर। क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइज्ड है, ज़्यादा लोगों को पता है उसके बारे में। और मिस्टर जेस्लर जो है, जो कि सिर्फ अपने काम के लिए ही लगे रहते हैं, उनके पास एडवर्टाइज करने का या ज़्यादा मार्केट करने के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं है। दीज आर द पीपल हु हैव टू सफ़र द लॉस, राइट? बिकॉज दे लूज देयर कस्टमर्स टू ऑल ऑफ दीज बिग फर्म्स। ठीक है, सो दिस इज वाई मिस्टर जेस्लर वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट दीज shops, these big companies. The next question is, why did the author order so many pair of boots? Did he really need them? ठीक है, क्यों उसने इतने बूट्स ऑर्डर किए, इतने पेयर्स ऑफ बूट्स ऑर्डर किए? क्या उसे वाकई में उनकी ज़रूरत थी? No, the author did not really need so many pairs of boots. He ordered so many of them because he wanted to help the bootmaker financially. Right? जैसा उसने सुना मिस्टर जेस्लर को कितनी परेशानी हो रही थी ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के मार्केट में आने से, जबकि मिस्टर जेस्लर वाकई में बहुत अच्छे से अपना काम करते थे, राइट? सो बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प हिम आउट फाइनेंशियली, नरेटर को लगा कि अगर वो अच्छे से बहुत सारे बूट्स ले लेता है, उससे ऑर्डर कर लेता है, तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू हेल्प हिम आउट फाइनेंशियली बिकॉज ही इज गोइंग टू पे हिम in full. That is why he ordered quite a lot of boots so he can help Mr. Jessler. Okay, so this was the chapter quality. I hope you understood the meaning of the title, right? And you understood something from the chapter and from this video. Okay, so I'll see you in next lecture. Until then, goodbye.